हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकास्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हिस्ट्री चैप्टर 15। चैप्टर का नाम है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना कब स्टार्ट हुआ था, कब बनकर ख़त्म हुआ और इस पीरियड के बीच में कौन कौन सी सिचुएशन हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितने लोगों ने इस पर वाद विवाद किया, कितने लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, किन किन मुद्दों पर डिस्कस किया गया, वो हम यहाँ पे बेसिकली आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जानना स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, आपको याद रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो 9 दिसंबर, याद रखना आपको कि फर्स्ट मीटिंग जो कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई। और उसके बाद से लेकर कुल कितना टाइम लगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो आपको बेसिकली याद रखना है कि टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और इस पीरियड के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम भी देखने को मिला, क्योंकि आपको पता होगा कि 1940 के बाद मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट देश की डिमांड कर दी थी कि वो चाहते थे कि जो मुस्लिम लोगों के लिए अलग एक सेपरेट एक नेशन बने, पाकिस्तान की डिमांड की थी। तो जिसके कारण हमारे देश में 1946 में कई जगह पर हिंसा हो गया था, वायलेंस का माहौल हो गया था। पंजाब, अमृतसर, कोलकाता, लाहौर, इन सब जगह पे कम्युनल राइट्स हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम को मारे थे, मुस्लिम हिंदू को मारे थे। तो देश में बहुत जो सिचुएशन थे काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम किया गया, ताकि जब हमें आज़ादी मिल जाएगी तो देश को सही मायने में कैसे चलाया जाएगा, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग है वो इस पीरियड चलता रहा। तो याद रखना है कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, और ये कंप्लीट कब हो गया था बनके 26 नवंबर 1949 में। लेकिन आपको पता होगा कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है जो लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तब से लेके हम सभी लोग इस देश को, इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इसका अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है। तो पहले हम चलिए बात करते हैं, इसमें एक चीज़ और बताते हैं, कुल कितनी मीटिंग्स हुई, कुल कितने बैठक हुए, 114 मीटिंग्स हुई इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि मेन वॉइसेस यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में किन किन लोगों का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो स्टार्टिंग में 299 इसके मेंबर थे, लेकिन आपको पता होगा बाद में जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने अपनी डिमांड स्टार्ट कर दी थी, पाकिस्तान के रूप में अलग उन्हें नेशन चाहिए था। तो उन्होंने बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी उसको बाइकआउट कर दिया और वो वहाँ से चले गए थे। उन्होंने इस मीटिंग में कभी भी भाग नहीं लिया, जिसके कारण जो मेंबर है 211 हो गए थे। और उसमें से भी जो 82% जो मेंबर थे वो कांग्रेस पार्टी का था। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में जो डोमिनेंस है वो कांग्रेस का रहा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही जितने भी लीडर थे वही नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, देश को आज़ादी कराने में उन्हीं का ही बहुत बड़ा योगदान था, कंट्रीब्यूशन था। तो इस और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में ही 82% अगर मेंबर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर थे। उसमें से भी जो 6 लोग थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसमें से 3 कांग्रेस के ही थे और बाकी जो 3 दूसरे पार्टी के थे। तो उन लोगों के बारे में बात करेंगे, उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे रोल प्ले किया था। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों क्या थे, कांग्रेस के मेन लीडर थे और इन्होंने ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हालांकि जवाहरलाल नेहरू देखा होगा आपने कि सबसे मेन जो रेजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इन्हीं के द्वारा पास किया गया था। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड थे, अध्यक्ष थे, कि कैसे वहाँ पे प्रॉपर पॉजिटिव डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन में काम हो, लोग चर्चा करें मीटिंग में। तो उनके जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सरदार वल्लभ भाई बेसिकली पीछे से काम करते थे, कहते हैं पर्दे के पीछे से काम करते थे कि अगर लोगों के बीच में अगर डिसएग्रीमेंट बन रही है, अगर सहमति नहीं बन रही है तो कैसे उनके बीच में सहमति क्रिएट किया जाए। बहुत सारे उन्होंने रिपोर्ट की जो ड्राफ्टिंग की, तो ये सारा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के। उसके बाद जो है 3 और लोग इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर। हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो भीमराव अंबेडकर है, यानी कि जहाँ पे मीटिंग ड्राफ्ट होती थी उनके जो मेन अध्यक्ष थे वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर। और उनके साथ 2 और लॉयर थे, उन्होंने उनका बहुत साथ दिया था। तो जिसमें सबसे पहले के.एम. मुंशी थे गुजरात के, और दूसरा जो थे कि कृष्ण स्वामी अय्यर मद्रास के। इन दोनों लोगों ने अंबेडकर जी का पूरा साथ दिया था। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाना है, कैसे ड्राफ्ट करना है, तो पूरा जो रिपोर्टिंग जो ड्राफ्टिंग कमेटी हम कह सकते हैं कि जो हेड थे, अध्यक्ष थे, वो भीमराव अंबेडकर थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो असेंबली के थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, और वे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेन थे। तो इस तरह से जो 6 लोग हैं, इन लोगों का काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काफ़ी मतलब मेन कॉन्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मेन वॉइसेस के अंदर आपको बताना है कि बेसिकली मेन कौन कौन से लोगों ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपको पता होगा कि फर्स्ट मीटिंग मैंने बताया कि 9 दिसंबर 1949 में हुआ था, 46 में हुआ था। उसके बाद जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, जो मेन जो है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएमेबल भी कहते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा है, उसमें बहुत सारी बातें हैं तो सभी को नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसको ब्रीफ में अगर समझे तो हम ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के द्वारा समझ सकते हैं। और ये किसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। उन्होंने इसे बताया था कि जो भारत है एक सोवरेन रिपब्लिक नेशन है। सोवरेन का मतलब मैं आपको पहले ही बहुत बार बता चुकी हूँ कि सोवरेन मतलब होता है कोई एक्सटर्नल उन पर कोई प्रेशर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होने जा रहा है भारत, और अपने जितने भी फैसले हैं वो भारत खुद लेने में अब सक्षम है। ठीक है, किसी आउटसाइडर का, कि दूसरे देशों का कोई प्रेशर नहीं होगा। इंडिपेंडेंट के बाद अपने सारे फैसले भारत खुद ले सकता है। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ बताई कि भारत में इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रीडम, यानी कि हर किसी के साथ रिलीजियस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे किसी तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर एक नागरिक को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, और आज़ादी, यानी कि आपको पता ही है, हम सबको बोलने की आज़ादी है, कोई भी रिलीजियस को मानने की आज़ादी है, कोई बिजनेस करने का जो फ्रीडम है, ये सारे, यानी कि फ्रीडम, याद रखना, फ्रीडम, जस्टिस और इक्वालिटी, ये तीन जो है बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक देश के जो सिटीजन है उसको मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि जो भी अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक समझते हो आप कि जिनकी कम्युनिटी कम होती है, जिनके परसेंटेज क्या होते हैं, कम होते हैं देश में, तो उनको माइनॉरिटी कहा गया। क्योंकि आपको पता है भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट रिलीजियस के लोग, कास्ट के लोग रहते हैं। तो ऐसे में जिनकी पॉपुलेशन कम है उनको दबाया ना जाए, उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उनके अधिकारों को साइड ना किया जाए। इसीलिए नेहरू जी ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि जो माइनॉरिटीज़ है उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, उनको कैसे डेवलप किया जाए, उनको कैसे इक्वल पार्टिसिपेशन दिया जाए, इन चीज़ों का भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। तो सर ठीक है, तो ये सारी बातें आपको रखना कि 22 दिसंबर को बेसिकली ये पास हो गया था, और ये एक ऐसा रेजोल्यूशन था जिसमें किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं उठाया था और सभी ने इसको सहसम्मति से पास हो गया था। उसके बाद हम बात करेंगे पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो भी नेहरू जी थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, क्योंकि वही आज़ादी के बाद देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे, और जब इंट्री गवर्नमेंट चल रही थी भारत की तो भी उस देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी थे, इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। तो उन्होंने कहा कि देखो, आम लोगों ने हमें चूज़ किया, हमें चूज़ करके भेजा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करें, हम कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करें, क्योंकि आम लोग खुद यहाँ तक नहीं आ सकते। तो इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी लोगों की एक्सपेक्टेशन है, जो लोग चाहते हैं वैसा उनको मिलना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी चीज़ें थी उसको शामिल किया गया, लेकिन इसमें नेहरू जी ने कहा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ की सिचुएशन हमारी सिचुएशन में बहुत अंतर है, तो हमें सीधा कॉपी नहीं करनी, उसकी नकल नहीं करनी है, उसको समझना है, उसकी अच्छी चीज़ों को, और उसके बाद अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने जो भी हमारे लोग हैं जो ऐसा वो चाहते हैं हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होनी चाहिए, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, आकांक्षा है, उनको पूरा करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यानी कि बेसिकली जनता जो चाहेगी वो इसके अंदर शामिल किया जाएगा। और इसीलिए होता क्या था कि जो भी उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते थे, बातचीत होता था, उसको प्रेस में लिखा जाता था, लाइव रिपोर्टिंग होती थी, ताकि उसके बाद मीडिया वासी जो अपोजिशन है या आम जनता, उनका क्या रिस्पॉन्स है, इन सब चीज़ों को भी देखा जाता था। उसके बाद इन सब चीज़ों को, सभी चीज़ों को डिसाइड करने के बाद, उसको जज करने के बाद किसी भी मुद्दे पे फाइनली वो पहुंचते थे, ताकि आम लोगों की क्या ओपिनियन है किसी चीज़ के बारे में, अपोजिशन क्या चाहते हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, क्योंकि उसे कहा था कि आम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, आम लोग की जो एक्सपेक्टेशन है, जो आकांक्षा है, जिससे सभी का डेवलपमेंट हो, इक्वालिटी हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। उसके बाद सबसे बड़ी जाए कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है कि बड़े ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुए, जिसमें सबसे पहले माइनॉरिटीज़ पे कि आखिर देश में माइनॉरिटी किसे कहा जाएगा। उसके बाद सेंटर वर्सेस स्टेट, सेंटर को स्ट्रांग रखना है, कैसे काम करना है, और थर्ड जो तो हमारा था सबसे इम्पॉर्टेंट कि देश में जो नेशनल लैंग्वेज है उसे किस लैंग्वेज को बनाना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कन्फ्लिक्ट हुआ, जो मुद्दे उठे, तो उस पर माइनॉरिटीज़ पे तो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग जो भी नेता थे, उन्होंने माइनॉरिटी की अलग अलग डेफिनेशन दी। किसी ने कहा कि मुस्लिम जो है वो सही मायने माइनॉरिटी है और उसको क्या करना चाहिए। कई लोगों ने सेपरेट इलेक्टोरेट की भी डिमांड की कि उनका सेपरेट इलेक्शन होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि जो मुस्लिम की जो प्रॉब्लम है, उनकी जो कम्युनिटी की जो एक्सपेक्टेशन है, जैसी वो चाहे, जो प्रॉब्लम है, वो दूसरे कम्युनिटी के लोग नहीं समझ सकते।
कुछ लोगों ने कहा जो माइनॉरिटी है वो दलित हैं, शेड्यूल कास्ट है। कुछ लोगों ने कहा जो आदिवासी है, जो इतने सालों से उनको दबाया गया और डेवलपमेंट में किसी तरह कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया गया। पॉलिटिकल पार्टी में भी आपने देखा होगा आदिवासी जो नेता होते हैं बहुत ही कम होते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेटिव बहुत कम है। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा जो शेड्यूल कास्ट है, भीमराव अम्बेडकर जैसे। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि आखिर सही मायने में माइनॉरिटी किसको कहा गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपको यह कहना पड़ेगा कि बी पोकर बहादुर, ये आपको याद रखना है। बी पोकर बहादुर जो थे 27 अगस्त 1947 को मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उन्होंने सेपरेट जो इलेक्टोरेट की डिमांड की कि अलग से उनका होना चाहिए ताकि वो लोग अपने तरह से देश में रूल कर सके। इस बात का जो विरोध है बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि धर्म के नाम पे पहले ही विभाजन होने को जा रहा था और 27 अगस्त 1947 को 2 देश के रूप में भारत को बांटा जा चुका था। तो इसीलिए अब नहीं चाहते थे कि देश में इस तरह की फिर से डिवीजन स्टार्ट हो। तो इसका जो विरोध है किन किन ने किया कि आर.वी. धुलेकर बहुत नेता ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गोविंद वल्लभ पंत ने, इन नेताओं ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया और उन्होंने कहा कि इससे जो मुस्लिम लोग हैं वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगे, वो आगे नहीं आ पाएंगे, हमेशा उनको दबाया जाएगा, बल्कि हमें एक ऐसा काम करना है ताकि उनको भी इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, उनको भी डेवलपमेंट का मौका मिले। और इस चीज़ को पूरी तरह से सभी जो भी पार्लियामेंट मेंबर थे उन्होंने नकार दिया। ठीक है, दूसरा उसके बाद और इवन जो बहुत सारे जो मुस्लिम नेता थे, ठीक है, वो भी एग्री नहीं हुए थे कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए। नेक्स्ट उसके बाद आपको बात करना है कि सही मायने में जो एन.जी. रंगा है, उन्होंने कहा कि असली में जो माइनॉरिटी है वो गरीब है। ठीक है, ये नहीं करना कि मुस्लिम है, हिंदू, जो वास्तव में गरीब है, जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास डेवलपमेंट अभी तक नहीं पहुंच पाया, असली मायने में वही माइनॉरिटीज़ है और इसीलिए हमें इनको माइनॉरिटी की जो भी फैसिलिटीज़ है उनको देना चाहिए। हालांकि परसेंटेज के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से माइनॉरिटी में नहीं आते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है इनसे बहुत दूर है, इनके पास बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें भी नहीं है और जब तक इनका डेवलपमेंट नहीं करेंगे, इनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, ये आगे नहीं आ सकते हैं। उसके बाद दूसरे नेता जो आदिवासी नेता थे जयपाल सिंह, उन्होंने भी इस मुद्दा को उठाया कि पॉपुलेशन वाइज जो आदिवासी है वो 20 से 25% है, इसके हिसाब से माइनॉरिटीज नहीं बनते हैं। बट जब से भारत का निर्माण हुआ है तब से आपको पता होगा कि इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। कभी भी डेवलपमेंट होती है तो उनको क्या होता है, वहाँ से हटा दिया जाता है, माइग्रेट कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। बेचारे जगह जगह भटकते हैं, कोई उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनके बातों को सुना नहीं जाता, उनको सोसाइटी में हमेशा से इग्नोर किया जाता है। तो इसीलिए जो आदिवासी हैं उन लोगों को माइनॉरिटी की जो फैसिलिटी उनको देना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए। उसके बाद आपको पता होगा कि जो भीमराव अम्बेडकर है, जिन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है, उन्होंने भी जो नेशनल मूवमेंट चल रहे थे तो उन्होंने भी पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। बट गांधी जी ने इसका बहुत विरोध किया था। गांधी जी ने कहा ऐसे तो शेड्यूल कास्ट कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगे, उनको साथ में रखना पड़ेगा और सेपरेट उनको कर देने से वो पूरी तरह से क्या होंगे, सोसाइटी से अलग हो जाएंगे। और उन्होंने कहा इसके लिए हम सबको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बल्कि हम लोगों की जो सोच है उसमें भी बदलना पड़ेगा। केवल एक कानून बनाने मात्र से समस्या सॉल्व नहीं होगी जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी उनके टूवर्ड, सबके साथ इक्वालिटी का बिहेव नहीं किया जाएगा। आपको पता होगा कि भीमराव अम्बेडकर उनके लिए बहुत काम किया, लेकिन बाद में वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहते थे। तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो 3 लोग थे जिन्होंने शेड्यूल कास्ट के सपोर्ट में बोला, उसमें सबसे पहले तो भीमराव अम्बेडकर का नाम आता है, उसके मद्रास के जो जे नागप्पा का नाम आता है और तीसरा के.जे. खंडेलकर। कि इन 3 नेताओं ने शेड्यूल कास्ट के माइनॉरिटी के लिए क्वेश्चन उठाया था कि इनको माइनॉरिटी में शामिल करना चाहिए और जो भी माइनॉरिटी को फैसिलिटीज़ होना चाहिए, जो प्रोटेक्शन होना चाहिए, वो शेड्यूल कास्ट दलितों को मिलना चाहिए। तो ये आपको नाम बेसिकली याद रखना है, किसने किसके बारे में मुद्दा उठाया, किसके सपोर्ट में बोले। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने कि जब माइनॉरिटी की बात है तो मुस्लिम ने कहा कि हम माइनॉरिटी है, फिर दलितों ने कहा कि हमें माइनॉरिटी की फैसिलिटी, जो आदिवासी ने कहा हम माइनॉरिटी है। उसके बाद जो एन.जी. रंगा है उन्होंने कहा कि सही मायने में जो माइनॉरिटी है वो गरीब लोग हैं और प्रोटेक्शन उनको मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज़ उनको मिलना चाहिए ताकि वो आगे डेवलप कर सके। ठीक है, उसके बाद फाइनली क्या हुआ, ध्यान रखना है आपको कि जो अनटचेबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। आपको पता है कि आज के टाइम में किसी के साथ कोई भी छुआछूत या किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। जो भी टेम्पल है, हिंदू मंदिर है, सभी के लिए ओपन कर दिया गया। आज के टाइम में चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे एजुकेशन हो, सभी जगह पर क्या है कि इक्वल फैसिलिटी दी गई, इक्वल राइट दिया गया और पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अनटचेबिलिटी वर्ड है इसको हटा दिया गया कि अब किसी के साथ रिलीजन, जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद सेकंड मुद्दा उठा सेंटर वर्सेस स्टेट, कि अब सेकंड मुद्दा ये था कि आखिर जो सेंटर है या स्टेट है किसको ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए,
उसमें से सेंटर के पास क्या पावर होनी चाहिए, स्टेट के पास क्या पावर होनी चाहिए। अब ये मुद्दा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द जो लीडर थे, इवन नेहरू जी भी इस पक्ष में थे कि जो सेंटर है उसको स्ट्रांग होना चाहिए। अगर सेंटर स्ट्रांग होगा तो कोई भी जो स्टेट में अगर कोई इमरजेंसी होगी, कोई समस्या होगी, तो सेंटर अपने पावर का यूज़ करके उसको सिचुएशन कंट्रोल कर सकती है। और अगर सेंट्रल स्ट्रांग नहीं होगी तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कई बार क्या होता है, वायलेंस हो जाता है, कोई समस्या आ जाती है। अगर सेंटर के पास ये पावर नहीं होगा तो वो स्टेट को कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। लेकिन जो कुछ लोग थे, समझ में आए, और जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने वो भी इसी के फेवर में थे कि सेंटर को ज़्यादा स्ट्रांग मिलनी चाहिए, ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। समझ में, आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है कि पावर शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल हैंड ऑफ द पर्सन, या अथॉरिटी के पास पावर नहीं होना चाहिए। पावर को आपको पता है कि 3 लेवल पे डिवाइड किया गया है, जिसे हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट होता है उसमें जितने भी इश्यूज होते हैं सभी पे जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। दूसरा होता है स्टेट लिस्ट में वो सारे इश्यूज आते हैं, वो सारे मुद्दे आते हैं कि जिनमें जो लॉ बनाने का जो अधिकार होता है स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और कॉन्करेंट में कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर दोनों ही गवर्नमेंट के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में जो सेंटर होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और जो भी वो डिसीजन लेगा वो डिसीजन मानना पड़ेगा। रेवेन्यू के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा राइट्स दिए गए, ज़्यादा पावर दिए गए। तो इस बात का जो मद्रास के मेंबर थे के संतनाम, वो स्ट्रांगली क्या चाहते थे कि स्टेट इस तरह से क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और स्टेट अपनी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे रेवेन्यू के लिए, हर चीज़ के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और स्टेट की जो पावर है वो कम हो जाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट कर ही नहीं पाएंगे डेवलपमेंट किसी एरिया के अंदर, वो करना भी चाहेंगे क्योंकि पूरी तरह से सेंटर पे क्या हो जाएंगे, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने क्या करे, काफ़ी मतलब इसका विरोध किया और वो चाहते थे कि सेंटर को और ज़्यादा पावर दिया जाए और ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए, स्टेट और सेंटर को इंडिपेंडेंट ना, मतलब अलग अलग किया जाए। और देश में जो सिस्टमेटिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा अगर हो जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ करेगी। आपको पता है किसी को ज़रूरत से ज़्यादा पावर मिल जाएगी तो उन पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने में स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा फंड के लिए हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों के बीच में लेकिन फाइनली बाद में क्या देखा गया कि सही मायने में अगर देश में बैलेंस बना के रखना है, पावर को बैलेंस करना है, तो जो सेंटर है उसे स्ट्रांग रखना पड़ेगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट को कंट्रोल कर सके। और कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंट बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सेंटर को स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, ज़्यादा पावर सेंटर को दे नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से फाइनली डिसीजन लिया गया। उसके बाद एक नए इशू उठ गए थे नेशनल लैंग्वेज को लेके कि अब देश का जो नेशनल लैंग्वेज है उसे किसे रखा जाए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आज़ादी से पहले ही जो गांधी जी थे स्टार्टिंग से ही सपोर्ट थे किस के, हिंदुस्तानी लैंग्वेज के। वो चाहते थे कि नेशनल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज हो ताकि जिसको हर कोई व्यक्ति पढ़ सके, समझ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको आपस में। तो अब हिंदुस्तानी होती क्या, हिंदुस्तानी जो आम बोलचाल की भाषा होती है, जो हम और आप बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, हिंदी भी होती है, उर्दू भी होती है, फारसी भी होती है, इन सब के कॉम्बिनेशन से हिंदुस्तानी जो है बेसिकली लैंग्वेज बना। लेकिन जो आर.वी. धुलेकर थे वो चाहते थे कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए और यही सही चीज़ है कि हिंदी जो है, क्योंकि हमारे शुरू से जो है देवनागरी भाषा है, संस्कृत भाषा है और उसी से जो हिंदी बनी है, तो हिंदी भारत की लैंग्वेज होनी चाहिए। और उन्होंने इस मुद्दे को कहा कि आपको हिंदुस्तानी नहीं बल्कि हिंदी को मेन सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए। लेकिन अब हिंदी का नाम सुनते आपको पता होगा कि जो साउथ में जितने भी नेशंस हैं, क्योंकि वहाँ पे हिंदी को बोलना लोगों को बोलने आते, ना उनको समझ नहीं आती है, तो उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया कि इस तरह से आप ज़बरदस्ती किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी लैंग्वेज आप थोप नहीं सकते जहाँ के लोगों को बोलना नहीं आता, समझना नहीं आता। तो ये समस्या उठ गई। तो आर.वी. धुलेकर ने बहुत ही ज़्यादा कड़े शब्दों में बोला कि अगर किसी भारत में रहकर किसी को हिंदी बोलनी नहीं आती तो यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है। जिसके बाद जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि उस टाइम पे आपको याद रखना है, एक नाम याद रखना है कि जो दुर्गाबाई थी, समझे, जो दुर्गाबाई थी मद्रास की, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कहा कि अब ज़बरदस्ती डोमिनेंस दिखा रहे हिंदी के बेसिस पे और इस तरह से आप बात करके जो भी हम लोग आपस में डिसीजन ले पाएंगे आप उस डिसीजन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और अगर ज़बरदस्ती आप आज के टाइम में हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी को अपने भाषा धर्म को मानने का राइट है, तो ऐसे में आप ज़बरदस्ती किसी पे कोई लैंग्वेज थोप नहीं सकते। तो आपस में क्या हो जाएगी, लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हिंदी नहीं बोलनी आती तो आपको हिंदुस्तान या इसमें रहने का अधिकार नहीं है। उसके बाद नेहरू जी ने काफ़ी मामलों को शांत किया। उसके बाद डिसाइड ये लिया गया कि रिपोर्ट में जो भी कमेटी ने डिसाइड किया कि फाइनली उसमें
एक बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदी को धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसको नेशनल लैंग्वेज में बदलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल लोगों को शांत करने के लिए, मामलों को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली, और तरकीब ये थी कि अभी 15 सालों तक इंग्लिश को यूज़ किया जाएगा कामकाज के लिए, सरकारी काम के लिए, और हिंदी को उन्होंने अभी जो है स्टेट लैंग्वेज बना दिया, जैसे बोलते हैं राजकीय भाषा बना दिया, और उन्होंने डिसाइड किया कि धीरे धीरे बाद में इसको नेशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ सभी स्टेट को उन्होंने कहा कि हर एक स्टेट को अपनी रीजनल एक लैंग्वेज में ऑफिशियली काम करने का अधिकार दे दिया, जो भी उनका ऑफिशियल लैंग्वेज होगा हर एक स्टेट का। इस तरह से इस मुद्दे को सॉल्व किया गया, समझ में आए। तो आपको पता है कि इसको स्टेट लैंग्वेज बनाया गया था, 15 साल के लिए इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, और साथ साथ हर एक स्टेट को बोला कि एक रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जिसमें वो सारे काम काज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हर एक मुद्दे, ऐसा नहीं कि केवल 82% कांग्रेस है तो कांग्रेस के नेताओं ने ही सारा काम कर दिया, उसमें हर एक लोगों की बात को सुना गया, आम जनता की एक्सपेक्टेशन को भी समझा गया, और कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट की आइडियोलॉजी थी, अलग अलग सोच थे, उन लोगों में काफ़ी बातचीत हुई, डिबेट हुए। उसके बाद फाइनली जो भी ज़्यादा लोग जिस चीज़ से एग्री थे उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत लंबा टाइम लगा, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो बहुत सारे जो दूसरे देश की जो अच्छी चीज़ें थी वो सारी चीज़ों को शामिल किया। करीब 3 साल लगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। आपको पता होगा कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसीलिए बनाया गया, इसमें हर एक चीज़ को ध्यान रखा गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो ऐसे में यूनिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी थी, सबके साथ इक्वालिटी का बिहेव करना, माइनॉरिटी को भी देखना है आपको, मेजॉरिटी को भी देखना है, हर चीज़ के लिए इसमें जो एब्जॉर्ब करने की जो क्वालिटी थी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में है। और साथ साथ इसको फ्लेक्सिबल भी रखा गया ताकि समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस किया सके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम की सिचुएशन, आगे आने वाले टाइम में जो बदलाव आएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी उसमें नई नई चीज़ों को इसमें शामिल करने की गुंजाइश भी रखी गई। तो ये पूरा चैप्टर जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने से रिलेटेड था। आपको एक एक नंबर के लिए क्वेश्चन याद रखना है कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई, कब हमारे देश में नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, कब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, कितना टाइम लगा, कितनी मीटिंग्स हुई,